अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आपका कल एग्ज़ाम है 20th को 2 बजे। और इस सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले तो गुड लक विश कर रहा हूँ। जितने लोग, जितने फार्मासिस्ट जो हैं वो इसमें अपीयर हो रहे हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा गुड लक विश करता हूँ। और आप बेखौफ होके जाएं और अपना पेपर दें। और परेशान नहीं होना आपने। आप अपनी नींद पूरी करें, सुबह उठें फ्रेश होके, आप आराम से जाएं नाश्ता करके, कुछ मीठा अपने साथ रखें। और ये एक बहुत बड़ी जर्नी थी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि जब ये सीट्स अनाउंस नहीं हुई थी तब से लेकर ये सीट्स अनाउंस होने तक, और अनाउंस होने से लेकर ये रिटन टेस्ट तक एक बहुत लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी था। और जब भी मैं ये कहता था कि सीट्स आएंगी तो कहते थे लोग कि नहीं आएंगी। फिर मैंने कहा कि एडवर्टाइज़ होंगी, लोगों को नहीं यकीन था। नंबर ऑफ़ सीट्स भी उनको बताई सारा कुछ, लेकिन वो ये था कि पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, तो उन्होंने तैयारी नहीं उस लिहाज से की कई लोगों ने। फिर उसके बाद जब सीट्स एडवर्टाइज़ हो गई तो उससे पहले एक रिक्विजिशन डिपार्टमेंट ने भेजी पब्लिक सर्विस कमीशन को लोगों के अंदर, फिर एक हफ़्ते के लिए जोश आया। और उसके बाद हफ्ते बाद फिर वो ख़त्म हो गया कि पता नहीं ये रिक्विजिशन बाद में एडवर्टाइजमेंट होगी या नहीं होगी। फिर एडवर्टाइजमेंट हुई, फिर एक हफ़्ते के लिए जोश आया कि अब तैयारी करेंगे दबा के। और उसमें से कुछ लोगों ने तैयारी की भी और उसको कंटिन्यू रखा। और फिर वो एक हफ़्ते बाद कुछ लोगों का बिल्कुल प्रेपरेशन का फ़ेज़ जो था वो बिल्कुल वैसे ही हो गया। उसके बाद लोगों ने कहा कि पता नहीं रिटर्न होने या नहीं होने। तो हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये नवंबर दिसंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नवंबर जो था इसमें ऑलमोस्ट कंफर्म था कि ये हो जाएगा। क्योंकि एक फ़ेज़ होता है कि आपने अप्लाई किया, उसके बाद एक अपना टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, और उसके बाद रिटन टेस्ट के रोल नंबर स्लिप्स वगैरह आपको दी जाती हैं। और उसके बाद आप जाके अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अपना रिटन एग्ज़ाम देते हो। फिर उसके बाद आपका एक और फेज़ आएगा जो लोग ये रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो फिर जाके उनका जो लिस्ट होगी उसमें से फिर उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 स्टूडेंट्स होते हैं या 120 हैं, तो 120 के जो मल्टीप्लाई करने हैं 5, क्योंकि एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों का इंटरव्यू होता है। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं ज़्यादा लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 लोग रिटन क्लियर कर लेते हैं, तो उसमें से जो टॉप होंगे 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तकरीबन 600 के करीब जो लोग होंगे टॉप के, उनको लिया जाएगा और उनका फिर रिटन के बाद इंटरव्यू होगा। और उसमें से फिर फर्दर फाइनलाइज करके 120 को शॉर्टलिस्ट करके फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट ऑफ पीपीएससी जारी कर दी जाएगी। इसका मतलब उन लोगों की पोस्टिंग होगी। ये एक ऐसा सफ़र था कि जिसमें मैंने कोशिश ये की कि मैं आपको शुरू दिन से कोशिश करूं, गाइड करूं। जिन चीज़ों का मुझे फ़ेस करना पड़ा वो आपको ना करनी पड़े, या अगर आप करें भी तो उतनी मुश्किल ना हो जितनी शायद मुझे मेरे वक्त में हुई थी। बहुत सारे लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ एमफिल स्कॉलर्स हैं, कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हैं, कुछ ने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दे चुके हुए हैं, टेस्ट दे चुके हुए हैं। तो आपने सारा कुछ साइड पे रख के कल जाके फ्री ऑफ माइंड होके आपने सिर्फ फोकस होके पेपर को पढ़ना है। 100 नंबर का जो एमसीक्यू का आपका पेपर आएगा उसमें से 80 के करीब आपके वही होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आपने जो फर्स्ट गो के अंदर है ना, वो अपने वो करने हैं 80 में से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और उसमें से भी वो वाले करने हैं फर्स्ट गो में जो आपको बिल्कुल कंफर्म है कि ये आंसर होगा। सेकंड अटेम्प्ट में फिर दोबारा से शुरू होना है, और वो करने हैं जो आपको थोड़ी बहुत होंगी लेकिन आप उसका एनालाइज करोगे दिमाग में, और उसके बाद आप उसको ओके कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट गो में या फिर जितने फर्दर आप ट्राई करें उसमें फिर आपने जाके वो करने हैं जो बहुत टफ है। आपने डिसाइड करना है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। मॉडल पेपर आपको दिए थे, बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रैक्टिस की, बड़ा अच्छा फीडबैक आया। वो इसीलिए थे कि आप अपने 38 पेपर्स को प्रैक्टिस करो, अपने आप को मार्किंग करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप, एक सिंपल सी बात है, अगर एक बंदा 100 नंबर का पेपर है, 50 उसके करेक्ट होते हैं, 50 इनकरेक्ट होते हैं, तो 15 करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो 40 अगर पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है तो वो पास हो गया। 50 इनकरेक्ट होने की वजह से पर एमसीक्यू उसका 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो 50 को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 12.5 बनते हैं। तो 50 तो गलत हुए, प्लस 12.5 उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। इसका मतलब 62.5 नंबर जो है उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई, और उसका स्कोर बना 38.5 जो उसने गेन किया। ठीक है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग, मॉडल पेपर्स और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
मैंने जब पहली बुक लिखी उसके बाद लिखा, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने वैसे ही कहा कि क्या ज़रूरत है और मॉडल पेपर क्या, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन मुझे ये पता, और अब आप लोग भी रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ प्रैक्टिस और ये जो पेपर स्पेसिमेंस होते हैं और ये सैम्पल पेपर्स होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी जो लोग जिनकी तैयारी नहीं है, मैं उनको डीमोरलाइज़ नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप पेपर दें जाके, क्योंकि आगे नहीं पता सीट्स कब आएँ, लेकिन जब भी आएँ आप इस पेपर से अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुके हो। अगर आप कामयाब होते हो तो वेल एंड गुड, अगर कामयाब नहीं होते तो कम से कम इस पेपर का एक्सपीरियंस आपके उस पेपर में अगले में काम आएगा, जिसमें आप भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह उसको पास करेंगे। तो ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल ये मुझे आ रहा था कि मैं अगर अप्लाई कर दूँ और मैं पेपर में ना जाऊँ तो क्या मेरी अटैम्प्ट काउंट होगी? ठीक है, तो मेरा उनको सिंपल ये सवाल था कि आप अटैम्प्ट तो काउंट नहीं होगी वो, अगर आप अप्लाई नहीं करते वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी। लेकिन अटैम्प्ट बचाने का फ़ायदा क्या है? एक बंदा है, उसके पास 3 अटैम्प्ट पड़ी हैं, 2 अटैम्प्ट पड़ी हैं, ये पेपर आया 3 साढ़े 3 साल बाद। एक बंदा है जिसकी उम्र 32 साल है, 31 साल है, अगले 5-6 साल पेपर ही ना आए अगर, तो आपको इस अटैम्प्ट बचाने का क्या फ़ायदा? अटैम्प्ट आप तब बचाएं जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हर साल आपको पता हो कि जी 100, 120, 130, 150 सीटें आएंगी, और आपको पता हो कि आप आज नहीं तो अगले साल में, अगले नहीं तो तीसरे साल में तब दे दोगे। तो आप अपनी अटैम्प्ट जो है उसके चक्कर में ना जाओ। ये ना हो कि आप अटैम्प्ट बचाओ और आप अगली अटैम्प्ट तब आए जब आप ओवर एज हो चुके और आप एलिजिबल ही ना हो। ठीक है, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद। तो और हो सकता है कि आप ये 120 सीट्स वाली अटैम्प्ट को बचाओ अपनी, ना ये दो, और हो सकता है आपकी अगली जो आप 3 साल बाद आई हैं वो 30 सीटें अनाउंस हो जाएं। तो 30 सीट्स के अगेंस्ट आप क्या करोगे? ठीक है, इसलिए अभी 120 सीट्स यानी 600 टॉप लोगों में आना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन आगे जितनी सीट्स कम होते जाएंगी उतना आपको मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी अटैम्प्ट ज़रूर दें, पेपर अपना अटैम्प्ट करें। आपने मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस की है अच्छी, आपको पता है कि आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है या आपने कुछ छोड़ने हैं या आपने क्या करना है, ये आपको पता है। ठीक है, तो बेफिक्र होकर जाएं। मेरी तरफ से अगर कोई कमी रह गई हो आपकी हेल्प करने में, अगर कोई चीज़ मैं नहीं कर सका आपके लिए अपनी बिज़ी स्केड्यूल की वजह से या किसी चीज़ वजह से, तो उसके लिए फिर से माज़रत मैं करता हूँ आपसे। और आप ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं आपकी ज़्यादा बेहतर मदद कर सकता था। मैं चाहता हूँ कि जो लोग आप में से पास करें, सबसे पहले मैसेज मुझे ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपका पीपीएससी का रिटन क्लियर हुआ, या उसके बाद मुझे बताएं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ या आप रिकमेंडेशन लिस्ट में आए। आपको अपने पर बेशक यकीन या उतना वो ना हो, लेकिन मुझे आप पे यकीन है और मुझे उसकी जितनी खुशी आपसे ज़्यादा होगी ना वो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में जिसमें मैं पीपीएससी और प्रिपरेशन और यूट्यूब के चैनल्स और 3 बुक्स लिख दी और सारा कुछ, लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इसका क्या फ़ायदा और ये सारा कुछ। ये मुझे पता है कि फ़ायदा उस इंसान को है कि जो एम करता है, जो ये कहता है कि इस प्रोफेशन में कुछ करना है। ठीक है, मेरा एक ख्वाब ये है कि इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव फेसेस आएँ जो उसको ऊपर लेके जाएँ। लोगों का आना और ऐसे क्रिएटिव और एनर्जेटिक नए यंग लोगों का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप आएंगे तो इस डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट गवर्नमेंट के लेवल पे ज़्यादा होगा। जब वो ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो उनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होगी, एज अ CPPO क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के या फील्ड के ड्रग इंस्पेक्टर्स या बाकी डोमेन्स में, PQCBs हैं, ड्रग टेस्टिंग लैब में, जहाँ पे भी जब वो ज़्यादा होंगे तब हमारी से ज़्यादा होगी। तब हम जब आइडिया फ्लोट करेंगे तो उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटीज़ को कन्विंस करने के लिए वो जो एनर्जी चाहिए वो हमारे अंदर ज़रूर होगी। यंग फार्मासिस्ट के सीनियर्स हमें गाइड करेंगे और हम अपने आइडियाज़ के साथ हम चेंज ला सकते हैं। तो अगर मैं ख्वाब ये देख रहा हूँ कि एक चेंज होना चाहिए तो मैं शायद अकेला वो पूरा ना कर सकूँ, और शायद मेरे साथ जो लोग आए हैं वो अपने अपनी लाइफ में अगर बिज़ी हो गए हैं तो शायद मैं उनको भी उस तरह से कन्विंस ना कर सकूँ जितना मैं आपको मोटिवेट करके और आपको हेल्प करके कि आप ये पास करें और इस सेटअप का हिस्सा बने। फिर आप जब रियलाइज़ करेंगे आप एक मेहनत करके आए हैं तो फिर आप इस ये चेंज ला सकते हैं इस डिपार्टमेंट में भी और बहुत सारी
जगहों पे। और मुझे इसलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब ये पास करें तो सबसे पहला मैसेज आपने मुझे करना है, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल हो तो मिठाई खिलाने मैं आपको आऊँगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि ये एग्ज़ाम में तो भरपूर अपनी दें 100%, ठीक है। नहीं तो अगले एग्ज़ाम में या जो भी एग्ज़ाम के अंदर आप जाएँ वो तैयारी करके जाएँ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है तो, या हमें बुक से नहीं पढ़ा है कुछ, ये आपके अपने ऊपर होता है, ठीक है। मैंने भी बाद में बुक्स पढ़ी थी, सारा कुछ किया, तो आपके अपने ऊपर होता है कि आपने पढ़ के किस तरह से कम्पीट करना है उन सब का जिन्होंने बहुत तैयारी की होगी। तो अगेन अपनी रोल नंबर स्लिप लेके जाइएगा, अपना आईडी कार्ड लेके जाइएगा, कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड लेके जाइएगा, अपनी जो फ़ीस पे की हुई है बैंक में उसकी जो कॉपी है, जो फ़ीस का वाउचर था आपको मिला एक कॉपी आपकी, वो लेके जाइएगा। और उसके बाद ब्लैक बॉल पॉइंट, ठीक है, ये ज़रूर लेके जाइएगा। ब्लू ब्लैक दोनों ले जाएं, जो पेपर पे लिखा हो ब्लैक लिखा हो तो मार्क करिए पॉइंट, बॉल पॉइंट वो लेके जाइएगा। और कोशिश करें ब्लैक बॉल पॉइंट से करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सर्कल्स को पूरा आपने फिल करना है, आपने इंस्ट्रक्शंस को पहले 1-2 मिनट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। रोल नंबर की जो स्लॉट है उसको बहुत अच्छे से आपने फिल करना है। ये मैंने अपनी काफ़ी 1-2 बार वीडियोज़ में भी बताया। तो जो होना था, जो तैयारी करनी थी वो आपने कर लिया। आप सबको पता है कि कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी प्रिपरेशन है। जब आप प्रिपरेशन के साथ जाते हो तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है उसकी वजह से आपके 3 या 4 एमसीक्यूज़ ज़्यादा ठीक हो जाते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं जो गलत होने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनालिसिस करने की पावर है वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ चल रही होती है, क्योंकि आप एक बेस स्ट्रॉन्ग अपनी बना के आते हो। डजेंट मैटर पेपर कैसा आता है। अगर आपने कॉलेजी पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, बायोफार्म पढ़ी है, क्लिनिकल पढ़ी है, कुछ भी, और आप एक्सपेक्ट करके गए हो कि कॉलेज ही आएगी, लेकिन अगर कॉलेज ही नहीं आती तो कोई बात नहीं। आप एनालाइज करो पेपर जिस भी तरह का है, आप उस तरह से सोच के वो करो, ठीक है। तो अब इस नोट के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि कल आपके जो 1-2 सेंटर्स बने हुए, एक जॉर्ज टाउन में, एक वहाँ पे आऊँ और मोटिवेट करूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे आऊँ। 2 बजे आपका पेपर है, पहले आ जाऊँ 1 बजे। तो अगर पॉसिबल हो तो मैं ज़रूर आऊँगा जॉर्ज टाउन के जो एरिया, जो सेंटर है उधर, और कोशिश करूँगा मिलूँ आपसे। और आप सारे जो हैं आपने अपनी बस 100% देना है, ठीक है। और मैं इस वक्त यकीन करें आप लोगों से ज़्यादा परेशान हूँ कि कल क्या होगा। तो जो भी होगा आपने आके अपडेट करनी है, आपने मुझे मैसेज करके, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप है मेरे व्हाट्सएप करके, जिनके पास फेसबुक है पेज पे जितने कनेक्टेड हैं, जो भी जहाँ कनेक्टेड है, आपने मुझे बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्या आया, जो भी क्वेश्चंस थे आपने आके वो शेयर करने हैं, ठीक है। और अगर याद हो, अगर आप पहले पेपर कर लो तो वो क्वेश्चन आप ले आओ, मतलब बाहर निकलते सारे लिख लो, और ताकि हम उसको शेयर करें सबके साथ, और उसके आंसर्स वगैरह जो है हम वो आपस में उसी वक्त फिर डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी अगली जो बुक्स आएंगी उसमें भी उसको एज अ पेपर हम वो निकाल देंगे, ताकि लोग उससे तैयारी कर सकें। और बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी नींद पूरी करें, सो जाएं, सुबह आराम से उठें, ठीक है। परेशान होकर ना जाएं, कॉन्फिडेंट होकर जाएं, ठीक है। ये ना देखिएगा सेंटर में बैठ के कौन कितना सीनियर लग रहा है, कौन कितना एक्सपीरियंस लग रहा है, किसने क्या किया हुआ है। जब मैं गया था तो मैंने सिर्फ एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अपना सर जो है अपने पेपर पे रखा था, ठीक है। पेपर की तरफ था, फोकस था, टाइम इधर उधर देखने में ज़ाया नहीं किया था। वही 5 से 7-8 मिनट जो इधर उधर देखने और सेटल होने में या इधर उधर देख के सोचने में चले जाते हैं, दिमाग को डाइवर्ट करने में चले जाते हैं, वही आप एंड पे जाके अपने पेपर को रिव्यू करने में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैं जिन लोगों ने मॉडल पेपर्स की तैयारी की है, फार्मासिस्ट से पढ़ा है, ठीक है, फोरेंसिक से पढ़ा है, ठीक है, उनको एक आइडिया होगा कि मैंने मॉडल पेपर जो बनाए थे वो इसी पैटर्न पे बनाए थे, तो उनको आइडिया होगा पेपर का। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी परेशान ना हो, ठीक है। आपने अपने आप को चैलेंज करना है और पेपर देने भरपूर तरीके से। मेरी तरफ से सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह करे आप सब पास हो, अल्लाह करे कि आप सब कामयाब हो, आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। और आपने ना उम्मीद नहीं होना, और पेपर में बैठते आपने सबसे पहले दुआ करनी है अल्लाह ताला से, और वो दुआ करनी है जो मैंने अपने पेपर में बैठती की थी, और वो ये था कि अल्लाह ताला मुझे पास करवा दे प्लीज़। और मैं वादा करता हूँ कि मैं उन लोगों की सबकी मदद करूँगा,
जो वहाँ पे खड़े होंगे जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद से उस वक्त वादा किया था, अल्लाह ताला से वादा किया था। मैंने पूरी कोशिश की, पूरा ज़ोर लगाया कि अपनी जॉब के साथ मैं आप सबकी मदद कर सकूँ, आप सबको टाइम दे सकूँ। अगर मेरी आप लोगों को कभी लगा हो कि कोई कमी रह गई है तो मैं उसको भरपूर पूरी करने की कोशिश करूँगा। और अगर कहीं पे भी मैं आपकी कभी मदद कर सका तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर, ठीक है। मुझे बताइएगा कि अगर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिली हो, कुछ सपोर्ट मिली हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँ आप सबके लिए, और नेक्स्ट पीपीएससी के लिए भी, और आने वाले हर वक्त के लिए भी, ठीक है। और कामयाब होने के बाद मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मुझे याद ज़रूर रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।